पिक्चर 96 दर्द ए दिल। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे विशाल आहाना को डेट पर ले जाने के लिए पूछता है और आहाना भी उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद विशाल आहाना को पहले मंदिर ले जाता है, उसके बाद मूवी दिखाने, जहां आहाना को कुछ लड़कियों से जेलेसी होती है जिसे देखकर विशाल काफी खुश होता है। उसके बाद वो लोग शॉपिंग पर जाते हैं जहां विशाल आहाना के लिए ड्रेस खरीदता है। जिसके बाद वो लोग एक रिसोर्ट में जाते हैं जहां विशाल आहाना से अपने दिल की बात करता है। जिसके बाद वो दोनों घर आते हैं जहां अनवर जी आहाना को बताते हैं कि उसका रिश्ता उन्होंने तय कर दिया है, जिसे सुन आहाना काफी हैरान हो जाती है। अब आगे, जहां विशाल आहाना से सुबह बात करने का सोचकर सो जाता है, वहीं आहाना की तो नींद ही उड़ी हुई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये बात वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे खुद ही कुछ फैसला लेना था। लेकिन फैसला लेना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि एक तरफ उसके माँ बाप थे जिन्होंने उसे अब तक पाला पोसा है, वहीं दूसरी तरफ उसका प्यार था। रात भर आहाना इस बारे में सोच सोच कर रोती रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन दिन निकलने के साथ साथ उसने अपने मन को कड़ा कर एक फैसला ले लिया था। जिसके बाद आहाना खुद से बोलती है, मुझे ये करना ही होगा। ये बोल वो फ्रेश होने चली जाती है। वहीं विशाल उठकर सबसे पहले आहाना को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजता है, जिसे देखने के बाद आहाना को अपने दिल में दर्द सा महसूस होता है और ना चाहते हुए भी उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं, जिन्हें वो पोंछकर अपने कमरे से निकलती है ऑफिस जाने के लिए। वहीं अनवर जी और शकीना जी आहाना की लाल आंखें देखकर समझ गए थे कि वो रात भी रोई है, जिसे देख अब दोनों को ही कहीं ना कहीं अपने किए पर पछतावा हो रहा था। लेकिन अब तो उन लोगों ने कदम उठा ही लिया था। वैसे भी कल की ही तो बात थी, कल के बाद तो वैसे भी सब सही होने वाला था। ये सोच वो लोग कुछ नहीं कहते। वहीं आहाना ऑफिस के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ विशाल भी ऑफिस पहुंच चुका होता है, जिसके बाद वो आहाना को फोन करता है, ये सोचकर कि अब तो वो भी ऑफिस पहुंच गई होगी। लेकिन आहाना फोन नहीं उठाती। ये देख विशाल थोड़ा मायूस हो जाता है, लेकिन ये सोच कि शायद वो अपने काम में बिजी हो, इस बात को जाने देता है। वहीं आहाना ही जानती थी उसने कैसे अपने दिल को रोका था विशाल फोन न उठाने से। उसे अभी से ही इतना मुश्किल हो रही थी ये सब करने में, ना जाने आगे क्या होने वाला है। विशाल अपने काम में तो लगा था, लेकिन रह रहकर उसकी नज़र फ़ोन पर चली जाती है, जिसे देख वो सोचता शायद आहाना मेरे फ़ोन आया देखकर वापस से फ़ोन करे। लेकिन इस तरह फ़ोन देखते देखते सुबह से शाम हो जात है, लेकिन आहाना का फ़ोन नहीं आता है। ये देखकर अब विशाल थोड़ा परेशान होने लगा था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी। आहाना ने पूरे दिन में एक भी कॉल नहीं किया, चलो खुद नहीं किया, लेकिन मेरा कॉल तो उठा सकती थी ना। अभी वो इन्हीं सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा, जिस पर माय लव शो हो रहा था। ये देखकर विशाल के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत फोन उठाते हुए कहता है, थैंक गॉड तुमने फोन किया, वरना मुझे तो लगा था पता नहीं क्या बात हो गई कि तुमने फोन नहीं उठाया, मेरी तो जान ही सुखी जा रही थी। वहीं आहाना विशाल की बातें सुनकर खुद को रोने से रोक नहीं पा रही थी, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, विशाल जी क्या आप अभी मुझे कैफे वन वे में मिलने आ सकते हैं? ये सुनकर विशाल खुश होते हुए कहता है, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे ऑफिस आकर तुम्हें भी पिक कर लेता है, फिर साथ में ही चलते हैं। जिस पर आहाना कहती है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा वहीं पहुंचिए। ये सुन विशाल को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और ओके कहकर फ़ोन काट देता है। वहीं आहाना, जिसने अब तक अपने आंसू रोके हुए थे, उन आंसुओं ने आहाना के आंखों का साथ छोड़ा दिया। उसने रोते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा विशाल जी, आज जो मैं करने जा रही हूँ उससे आपको ज़रूर तकलीफ होगी। ये बोल वो अपने आंसू पोंछती है और कैफे वन में जाने के लिए निकल जाती है। वहीं विशाल भी खुशी खुशी वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में वो कैफे के सामने होता है, जहां आहाना उसे अंदर बैठे हुए दिख जाती है, जिसे देख विशाल के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर जाती है। वो जल्दी से अंदर जाकर आहाना को गले लगाना चाहता था। वहीं आहाना ने भी विशाल को देख लिया था, तो उसने भी एक स्माइल दे दी, जिसे पाकर विशाल काफी खुश हो गया। विशाल उसके पास जाकर उसे गले लगाते हुए कहता है, आई मिस यू सो मच माई लव, तुम्हें पता भी नहीं है मैंने आज तुम्हें कितना मिस किया। ये सब सुन आहाना को दिल में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसने अपने आप को मजबूत बनाए रखा और उसे वापस गले नहीं लगाया। जिसे विशाल ने महसूस कर लिया, उसे अब शक होने लगा था कि जरूर कोई बात है। विशाल अब सीरियस हो गया था और चेयर पर बैठकर आहाना के हाथों को पकड़ते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ आहाना जी, सब ठीक है ना? जिस पर आहाना अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए कहती है, जी विशाल जी बहुत कुछ हो गया है। ये सुनते ही विशाल की दिल घबराने लगता है। कहीं ना कहीं उसे अंदेशा हो गया था कि आखिर बात क्या है, लेकिन विशाल सच्चाई कबूल नहीं करना चाहता था। वहीं आहाना अपने दिल को मजबूत कर कहती है, विशाल जी अब से हम आगे नहीं मिलेंगे और ना ही बात करेंगे। मुझे पता है मैं आपके साथ गलत कर रही हूँ, लेकिन हमारा साथ शायद यही तक था। मेरे अब्बू ने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया है और मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। उन्होंने मुझे पाला है, हमेशा प्यार दिया है, आज़ादी दी है कुछ भी करने की, जबकि आपको भी पता है हमारे यहाँ लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं दी जाती, जिसका मैंने गलत फ़ायदा उठाया है।
मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं जानती हूँ मैं आपकी गुनहगार हूँ। इस जन्म शायद हमारा एक होना भगवान को मंजूर नहीं था, शायद अगले जन्म में। इतना बोलते बोलते आहाना का गला रुंध गया था, अब इससे आगे वो नहीं बोल सकती थी, इसलिए उठकर वहाँ से जाने लगी। वही विशाल को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, अभी अभी उसने जो सुना उसका दिल एकदम से खाली सा हो गया था। वो रोना चाहता था लेकिन उसके आंसू ही नहीं निकल रहे थे, वो चिल्लाना चाहता था लेकिन गले से आवाज ने निकलने से साफ इनकार कर दिया था। बहुत ही दर्द में था इस वक्त विशाल, लेकिन फिर होश में आते हुए वो जाती हुई आहाना को रोकता है, जिसे सुन आहाना वही रुक जाती है। तब विशाल उसके पास आते हुए कहता है, मुझे गर्व है कि तुमने अपने प्यार के बदले अपने परिवार को चुना, तुम्हारी जगह तो शायद मैं ये नहीं कर पाता, लेकिन तुमने एकदम सही फैसला किया है। उम्मीद करता हूँ आपकी आगे की लाइफ अच्छी बीते। ये बोलते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं आहाना को बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि विशाल उसे समझ पाएगा, लेकिन उसने विशाल को गलत समझ लिया था। इन हालातों में भी विशाल ने उसके मनोदशा को समझा। ये जानकर आहाना को विशाल के लिए और ज्यादा दुख होने लगा। वही विशाल अपनी कार से जल्द वहां से निकल गया और एक खाली सड़क पर ले जाकर कार रोक दी। अब जाकर उसके आंसुओं ने विशाल का साथ छोड़ दिया और जोर से चिल्लाते हुए रोने लगा। उसका प्यार तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। उसने क्या क्या सपने देखे थे आहाना के साथ, लेकिन उसे क्या पता था कि वो सपने बस सपने बनकर ही रह जाएंगे। काफी देर तक विशाल वहीं बैठा रोता रहा, लेकिन जब उसका दर्द कम नहीं हुआ तो उसने उस दर्द को कम करने के लिए शराब का सहारा लेने का सोचा और जाकर एक बार में बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ मार्क रोजी के लिए फ्रूट सैलेड बनाकर उसे खिला रहा था। जब उसका फोन बजा, विशाल का नंबर देखकर उसने फोन उठा लिया और बोला, हाँ विशाल बोलो, इस वक्त क्यों फोन किया। जिस पर उधर से आवाज आती है, हेलो सर, मैं क्लब नाइट का मैनेजर बोल रहा हूँ। विशाल के फोन पर किसी और की आवाज सुन मार्क सतर्क हो गया और बोला, विशाल कहाँ है। जिस पर वो मैनेजर बोला, सर इस फोन का मालिक हमारे क्लब में पीकर टल्ली हो चुका है, आप प्लीज इन्हें आकर ले जाए। ये सुनकर मार्क सोफे से नीचे गिर गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि शराब और विशाल हो ही नहीं सकता। उसे तो शराब पीने वालों तक से नफरत थी, तो फिर आज वो कैसे वहां पहुंच गया। जरूर ही कोई बहुत बड़ी बात होगी। ये सोच वो उस मैनेजर से कहता है, आप उसका ख्याल रखिएगा, मैं तुरंत वहां पहुंचता हूँ। ये बोल वो फोन कट कर देता है और तुरंत बार के लिए निकल जाता है। पूरे रास्ते मार्क यही सोच रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई होगी जो विशाल वहां पहुंच गया। कुछ ही देर में मार्क क्लब में था। मार्क ने वहां के वेटर से पूछा, मैनेजर कहाँ है। जिस पर मैनेजर खुद वहां आ गया और उसे रास्ता दिखाने लगा। क्लब के एक कोने में मार्क ने देखा विशाल काफी ज्यादा नशे में था, लेकिन फिर भी शराब पिए जा रहा था। उसकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब थी। ये देखकर मार्क को यकीन नहीं हुआ कि ये विशाल ही है। मार्क तुरंत उसके पास जाकर उसे हिलाते हुए पूछने लगा, विशाल विशाल क्या हुआ है, तुम यहाँ कैसे आए। वही विशाल ने जब मार्क की आवाज सुनी तो नशे में बोला, अरे मार्क भाई तुम यहाँ तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा भी दिल टूटा है क्या। ये सुनकर मार्क समझ जाता है कि आखिर बात क्या होगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि विशाल किसी को पसंद करता था। तो मार्क ने पूछा, विशाल होश में आओ, क्या बोल रहे हो तुम। जिस पर विशाल हंसते हुए एकदम से रोने लगा। ये देखकर मार्क चौंक गया। वही विशाल जोर जोर से रोते हुए बोलने लगता है, मार्क मेरा प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। मार्क मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं नहीं जी सका है आहाना के बिना। आहाना नाम सुनते ही मार्क की तो तोते ही उड़ जाते हैं। वो अपने आप से कहता है, आहाना, इसका मतलब विशाल आहाना को पसंद करता था। ये जानकर तो मार्क को इतना ज्यादा शौक लगा था कि उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, लेकिन फिर उसका इस बात कर गया कि उसका प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, आखिर बात क्या है। लेकिन जब तक मार्क विशाल से ये पूछ पाता तब तक तो विशाल नशे से बेहोश हो चुका था। ये देखकर मार्क ने अपना सिर पीट लिया। 97 एक कोशिश। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे विशाल ने आहाना को प्रपोज कर दिया था, जिसे सुन आहाना काफी ज्यादा खुश थी। वहीं विशाल भी आहाना की हाँ सुनकर काफी खुश था। जिसके बाद विशाल आहाना को उसके घर छोड़कर निकल जाता है, जहां अनवर जी उसे बताते हैं कि उन्होंने उसका रिश्ता तय कर दिया है, लड़के वाले परसों उसे देखने आने वाले हैं। ये सुनकर आहाना के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी और फैसला किया कि वह विशाल को भूल जाएगी, क्योंकि उसके लिए उसके माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। ये सोच वो उसने विशाल को एक कैफे में बुलाया और उससे सारी बात बता दी, जिसके बाद विशाल ने भी उसे भारी मन में से सपोर्ट किया, लेकिन वो खुद बहुत टूट चुका था। अब आगे विशाल ने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी वह कल में ही बेहोश हो गया था, जिसे देख मार्क अपने मन में कहता है, क्या यार एक और काम बढ़ गया, अब इसे उठाकर घर ले चलो। ये सोच वो उसे उठा लेता है और क्लब से लेकर निकल जाता है। अगले दिन विशाल की आंख किसी दूसरी जगह खुलती है। उसे जहां तक याद था कि कल वो क्लब में बैठ शराब पी रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आखिर मैं यहाँ कैसे पहुंचा, और सबसे बड़ा सवाल मैं हूँ कहाँ पर। तब उसका ध्यान अपने कपड़ों पर जाता है जो बिल्कुल ही चेंज थे। ये देखकर तो वो ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है, आखिर मेरे कपड़े किसने बदले, क्या मैंने कल रात कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था।
वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि उतने में मार्क वहां आ गया और विशाल को देखकर समझ गया कि वो अभी क्या सोच रहा है। जिसे देख वो बोला, ओ डॉट दिल टूटे आशिक फिल्में कम देखा कर जिसमें ज्यादा शराब पीने के बाद हीरोइन अगले दिन किसी दूसरे की बाहों में होती है। विशाल मार्क की आवाज सुन थोड़ा रिलैक्स होता है और पूछता है, कल रात मैं यहाँ कैसे पहुंच? जिस पर मार्क कहता है, साले कल रात तूने इतनी पी ली थी कि तुझे होश भी नहीं था कि तू क्या कर रहा है, कहाँ पर है वो तो भला हो उस क्लब के मैनेजर का जिसने तेरे फोन से मुझे कॉल कर दिया, वरना फिल्मों की तरह तू समझ में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता, समझा? ये सुन विशाल उसे एक पीलो फेंक कर मारता है और कहता है, बस हो गई तेरी बकवास। जिस पर मार्क हंसने लगता है और कहता है, चल जाकर फ्रेंच हो जा, नाश्ते की टेबल पर मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, मुझे अभी तुझसे बहुत बातें करनी है। ये सुन विशाल समझ जाता है कि कल शायद उसने शराब के नशे में मार्क को सब बता दिया था। वहीं कल के बारे में सोच विशाल एक बार फिर उदास हो जाता है। जिसे देख मार्क उसके पास आता है और कहता है, तू अभी फिलहाल ज्यादा मत सोच और जाकर फ्रेंच हो जा, फिर मुझे पूरी बात बताना, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये बोल मार्क बाहर चला जाता है और विशाल फ्रेश होने थोड़ी देर बाद विशाल भी नाश्ते की टेबल पर आ जाता है, जहां वो रोजी को देखता है बैठकर खाते हुए। वो रोजी को ग्रीट करता है, जिस पर रोजी बिंदास होते हुए कहती है, अरे विशाल जी, आपको इतना ज्यादा फॉर्मल होने का जरूरत नहीं है, ये इस गधेड़ा माँ के साथ रह रहकर अब ये फॉर्मेलिटी नाम की बीमारी खत्म हो गई है। ये सुनकर विशाल हंस देता है, जिस पर मार्क रोजी से कहता है, रोजी डॉट कम से कम मेरा दोस्त के सामने तो मेरा बेइज्जती मत करो। ये सुनकर रोजी उसे चिढ़ाने लगती है। उन दोनों का ये प्यार देखकर विशाल को आहाना की याद आ जाती है। उसने भी तो इस तरह के सपने सजाए थे अपनी आहाना के साथ, जिसे याद करते ही विशाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे रोजी और मार्क दोनों ही नोटिस कर लेते हैं। तब मार्क उसके पास आता है और उससे पूछता है, चल अब बता आखिर बात क्या है। मार्क का बस ये पूछना था कि विशाल उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगा, जिसे देखकर मार्क ने उसे चुप नहीं कराया, क्योंकि उसे पता था कि रो लेने से दुख हल्का हो जाता है और विशाल को इस वक्त यही करने की जरूरत थी। कुछ देर बाद विशाल चुप हो जाता है, जिसके बाद विशाल उससे पूछता है, अब बता क्या बात है। जिस पर विशाल उसे शुरू से लेकर अंत तक सारी बातें बता देता है कि कैसे वो आहाना से मिला, कैसे उसे देखते ही विशाल को प्यार हो गया, फिर आश्रम में मिलना, धीरे धीरे उनका करीब आना और फिर प्रपोजल और कल की बात, सब कुछ उसने मार्क को बता दिया। जिसे सुन मार्क भी हैरान था, वहीं रोजी भी ये सब सुनकर काफी हैरान थी। वहीं विशाल कहता है, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं जानता हूं वो अपनी जगह सही है और अगर शायद मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता है, लेकिन फिर अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसे कौन समझाए, मुझे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है मार्क, मैं नहीं जी पाऊंगा उसके बिना। ये बोल वो वापस रोने लगता है। जिस पर मार्क एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, देख विशाल, अब तो जो होना था सो हो गया, अब तुझे भुलाकर आगे बढ़ना होगा। ये सुनकर रोजी गुस्से से कहती है, तुम गधेड़ा, मैंने अपने जैसा सलाह उसको क्यों देता है। ये सुनकर मार्क रोजी से कहता है, तो अब हम कर ही क्या सकते हैं। जिस पर रोजी मार्क को हटाते हुए कहती है, हटो तुमसे कुछ नहीं होगा। ये बोल वो विशाल के पास जाती है और कहती है, देखो विशाल, मानती हूँ कि उसकी शादी तय हो चुकी है, लेकिन अभी शादी हुई तो नहीं है ना। ये सुन विशाल पूछता है, मतलब। जिस पर रोजी कहती है, देखो विशाल, सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता, तुम्हें मिला है तो तुम्हें उसे ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। एक बार तो उसे पाने की कोशिश करो, एक बार अनवर जी से बात करने की कोशिश करो, उन्हें समझाने की कोशिश करो कि तुम आहाना से कितना प्यार करते हो और उसे हमेशा खुश रखोगे। फिर मार्क की तरफ इशारा करते हुए कहती है, भले ही मार्क कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन उसने भी अपने प्यार को पाने के लिए अपनी जान तक लगा दी थी और मैं उसकी वाइफ हूँ। तुम भी एक कोशिश करके देखो, क्या पता तुम्हें भी तुम्हारा प्यार मिल जाए। जिस पर विशाल, लेकिन अगर वो नहीं माने तो। जिस पर रोजी कहती है, तो फिर तुम ये सोच लेना कि शायद तुम्हारे किस्मत में आहाना थी ही नहीं, और ये जरूरी तो नहीं कि हर किसी को उसका पहला प्यार मिल ही जाए, लेकिन इससे हम प्यार करना तो नहीं छोड़ सकते ना। ये सुनकर विशाल भी सोच में पड़ जाता है, जिस पर मार्क कहता है, अबे सोच क्या रहा है, रोजी सही कह रही है और अगर तुझे डर लग रहा है तो मैं भी तेरे साथ चलने को तैयार हूँ। ये सुन विशाल कहता है, ठीक है, मैं आज ही उनसे बात करता हूँ। ये सुन रोजी और मार्क दोनों उसे शाबाशी देते हैं, जिसके बाद मार्क और विशाल दोनों ही ऑफिस आ जाते हैं, जहाँ एक और झटका उनका इंतजार कर रहा था। वृषांक वहां आज कुछ जल्दी ही आ जाता है, क्योंकि अभी फिलहाल भाव्या कॉलेज नहीं जाना चाहती थी, जिसकी वजह से वृषांक को भी कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो तो वैसे भी बस भाव्या के लिए ही कॉलेज जाता था। वृषांक वहां आकर काम करने लगता है। वहीं जब विशाल और मार्क वृषांक को जल्दी पहुंच काम करता देखते हैं तो उससे पूछते हैं, क्या हुआ सर, आप आज इतनी जल्दी। जिस पर वृषांक कहता है, हाँ मुझे आज काफी काम करना है और फिर एक खास जगह जाना भी है। ये बोल वो विशाल की ओर देखने लगता है, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। ये देख वृषांक को समझने में देर नहीं लगती कि शायद आहाना ने उसे मना कर दिया है, जिससे विशाल काफी दुखी है। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर वृषांक को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन आगे जो होने वाला था उसे सोचकर वो कुछ नहीं बोलता।
वहीं विशाल और मार्क भी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। कुछ देर बाद विशांत अपनी चेयर से उठता है और विशाल से कहता है, विशाल मैंने ये फाइल रेडी कर दी है, तुम इसे एक बार दोबारा चेक करके सेफ में रख दो। फिर आगे कहता है, और अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है। जिस पर मार्क पूछता है, सर आपको कहाँ जाना है, मैं भी साथ चलता हूँ। जिस पर विशांत अपनी तिरछी निगाहों से विशाल को देखते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं मार्क, तुम्हें चलने की जरूरत नहीं है, दरअसल मैं अनवर जी के घर जा रहा था। अनवर जी का नाम सुन विशाल के कान खड़े हो जाते हैं। जिस पर मार्क उनसे पूछता है, ओ अच्छा, वैसे कोई खास काम था क्या सर? जिस पर विशांत कहता है, हाँ वो आज आहाना को लड़के वाले देखने आने वाले हैं, इसलिए मेरा भी वहाँ होना जरूरी है ना। ये सुन जहाँ मार्क हैरान था वहीं विशाल इतना ज्यादा शौक हो गया था कि उसके हाथ से फाइल ही छूट जाती है। ये नज़ारा देखकर विशांत को अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी। वो किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करते हुए विशाल से पूछता है, क्या हुआ विशाल, क्या तुम ठीक हो? जिस पर विशाल उसे कुछ नहीं कहता, बस झुककर पेपरज उठाने लगता है। वहीं मार्क बात संभालते हुए कहता है, सर आपको देर हो रही होगी, आपको जाना चाहिए। ये सुन विशांत वहां से मुस्कुराते हुए निकल जाता है। उसके जाने के बाद विशाल धड़ाम से जमीन पर ही बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे आहाना अपने से पल पल दूर होती दिखाई दे रही थी। जिस पर मार्क आकर उसे संभालता है और कहता है, विशाल होश में आओ, तुम्हें अभी इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी है, तुम्हें अभी के अभी चलकर अनवर जी से बात करनी चाहिए, मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। ये सुन विशाल जल्दी से उठ खड़ा होता है और कहता है, तुमने सही कहा, मुझे अभी